Hello everyone, welcome back to my channel Excel Studies with महिमा मिश्रा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट की यूनिट 2 को देखेंगे। पूरा थ्योरी मैराथन है आपके लिए। यूनिट 2 के अंदर जो भी सिलेबस एंट्री है यूजीसी नेट के द्वारा आपको दिया गया है, मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेटिव पूछे गए हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस किया है। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और आगे आने वाले यूनिट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी की। तो बेसिकली एक सिस्टमैटिक स्टडी है ओबी, जो बताता है हाउ पीपल बिहेव इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 लेवल्स होते हैं मेनली आपके। इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब एक इंसान जो है उसका इंडिविजुअली क्या बिहेवियर है, उसके अंदर आपकी पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला होता है ग्रुप बिहेवियर, जहाँ पे आप टीम के बिहेवियर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और लास्टली होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट, चेंज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इन सारी चीज़ों को सम अप करके बनता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में ओबी हमारे काम करने के तरीके को समझाता है और उससे इम्प्रूव करता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और टीम वर्क सब बेटर हो सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, इसका इवैल्यूएशन अलग अलग फेज से गुजरा है। एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं यहाँ पे हम क्विकली इवैल्यूएशन की ओबी के। तो पहला आई आपकी क्लासिकल अप्रोचेस, इस टाइम पर फोकस था एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके फेमस कंट्रीब्यूटर थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, हेनरी फेयोल, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दी, और मैक्स वीवर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी दी। ठीक है, तो इस अप्रोच में ह्यूमन इमोशन या रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जो आपका 1924 से 32 या फिर मेजरली आप लें तो 1930 से 1950 तक देखा गया। ये फेज ओबी का टर्निंग पॉइंट था। एल्टन मायो की हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि एम्प्लॉय सिर्फ मनी से मोटिवेट नहीं होते हैं, उनकी फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स और सोशल नीड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से ओबी एक पीपल सेंटर्ड डिसिप्लिन बनने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जो मेनली 1950 से 70s तक था वो एरा, जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का इन्फ्लुएंस यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस फेज में इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, मैक्स ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी, हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, पर्सनालिटी और लर्निंग मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे रिसर्च हुई और इनको जो है प्रपोज या पब्लिश किया गया। फिर आपका अब जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इसको आप मॉडर्न ओबी बोल सकते हैं। ऑल्सो इसको हम सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच भी बोलते हैं, जो आपका 1960s और 70s के ऑनवर्ड आया। इस फेज में ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम माना गया है, जहां इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। और कंटिजेंसी थ्योरी ने बताया कि देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग पीपल, सिचुएशन के हिसाब से अप्रोच बदलता है। ठीक है, हम यूनिट 1 में भी ये चीज़ देख के आए। कंटिजेंसी थ्योरी का मतलब ही यही है कि कोई एक अप्रोच नहीं होती है मैनेज करने की लोगों को, आपको हर टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ ओबी। तो अब ओबी को समझने के लिए 5 क्लासिक मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उनका एक आपको क्विक ओवरव्यू देती हूँ। अच्छा, एक बात समझिए आप, हम एक एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम के लिए जा रहे हैं और ये वीडियो मैराथन से मेरा मोटिव ये है आपको ये सिखाना कि आपका जो स्टडी है वो की वर्ड्स बेस्ड होना चाहिए, रादर देन लॉट ऑफ पैराग्राफ्स एंड टू मच ऑफ ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ विद लॉट ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत मिनिमल कंटेंट मिलेगा, जो आप डायरेक्टली कीवर्ड्स जो हैं अपने एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे चार्ट्स मिलेंगे, टेबल मिलेंगे, जिनको आप क्विकली रिवाइज कर पाएं, कीवर्ड्स याद रख पाएं और क्वेश्चन जो है डिकोड कर पाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के, वो मेजरली 5 है। तो पहला है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल। यहाँ पे मैनेजर का पावर सेंटर स्ट्रांग होता है, एम्प्लॉयज जो है आपके काफी ओबीडियंट होते हैं और मोटिवेशन
फियर और अथॉरिटी से होता है, ठीक है। मतलब ऑटोक्रेटिक का मतलब ही यही होता है कि बहुत ही ज्यादा पावर दिखाते हुए लोगों से काम कराना, ठीक है। दूसरा है आपका कस्टोडियल मॉडल, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉयज डिपेंडेंट फील करते हैं बट सेटिस्फाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑटोक्रेसी से थोड़ा लीनियंट होता है, ठीक है। मोटिवेशन जॉब सिक्योरिटी से होती है यहाँ पे लोगों की, तो इसलिए एम्प्लॉयज जो हैं वो डिपेंडेंट तो होते हैं बट दे आर काइंड ऑफ सेटिस्फाइड एज कम्पेयर टू द ऑटोक्रेटिक मॉडल, ठीक है। फिर आता है आपका एक सपोर्टिव मॉडल, तो यहाँ पे लीडरशिप और एंकरेजमेंट पे फोकस होता है। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल और इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन है वो और एक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू, ठीक है। फिर है आपका कॉलेजियल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक टीम की तरह काम करती है। मैनेजर जो है एक कोच की तरह काम करता है और एम्प्लॉयज जो है वहाँ पे पार्टनरशिप दिखाते हैं रादर देन हैविंग देयर इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ओनरशिप, ठीक है। और यहाँ पे हाई टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन और ओनरशिप को जो है क्या किया जाता है यहाँ पे फोकस किया जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और लोग जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, इंडिविजुअली भी अपना हिस्सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं खुशी खुशी। और फिर लास्टली है आपका सिस्टम मॉडल, यहाँ पे ट्रस्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, एम्प्लॉयज इंस्पायर्ड और कमिटेड होते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी कल्चर जो है इस मॉडल में देखा जाता है, ठीक है। तो शुरू से टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो लीनियंसी और एम्प्लॉय के काम करने का मन और उनका जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बढ़ता जाता है और फोकस एरिया भी उस हिसाब से शिफ्ट होते जाते हैं। इस चार्ट को लिखिए, नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद रिवाइज करिए। इनसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग सच कीवर्ड्स। सिस्टम मॉडल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रस्ट, कल्चर, एम्पावरमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, कमिटेड एम्प्लॉयज कीवर्ड के सहारे ही आपका क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पहले एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तीन चीजों को मिलकर बनता है, एक हो गया आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, एक हो गया आपका टीम बिहेवियर और फिर तीसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, ठीक है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके अंदर का जो बिहेवियर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और इंडिविजुअल के बिहेवियर में उसकी एबिलिटी, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, वैल्यू, इन सब को मिला के एक इंडिविजुअल का जो है वो बिहेवियर बनता है। एक रॉबिन्स ने इंडिविजुअल बिहेवियर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है जहां पे वो बोलते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस जो है किसी इंसान की वो उसकी एबिलिटी इनटू मोटिवेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके अंदर कितनी एबिलिटी है प्लस मतलब मल्टीप्लाइड बाय वो कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, इससे आप पता लगा पाएंगे कि हाउ गुड ही गोना परफॉर्म और नॉट, ठीक है। तो ये कभी पीवाईक्यू में पूछा गया इसलिए अब इंक्लूडेड। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन सारे कंपोनेंट को एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनालिटी एक यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल पैटर्न होता है आपके थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का या फिर रिएक्शन का। ये हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करता है और वर्क प्लेस में हम कैसे बिहेव करते हैं उसका मेजर डिटर्मिनेंट पर्सनालिटी होता है, ठीक है। अब पर्सनालिटी जो है वो कई तरीके से शेप की जा सकती है किसी भी इंसान की, उसकी हेरिडिटी से, वेयर ही बिलोंग्स, उसके एनवायरनमेंट से, किस सिचुएशन में वो बड़ा हुआ है एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो वर्क प्लेस में पर्सनालिटी हमारे डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और परफॉर्मेंस सबको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड साइंटिफिकली प्रूवन मॉडल, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसे ओशन मॉडल भी बोला जाता है। इस मॉडल के 5 की डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है आपका ओपननेस, तो ओपननेस का मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इंसान जो किसी भी एक्सपीरियंस के लिए ओपन होता है वो क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, क्यूरियस ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। फिर है आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस वहां आती है जहां पे लोग हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड,
डिपेंडेबल, ये लोग टास्क कंप्लीशन और डेडलाइन में बेस्ट होते हैं। फिर आता है आपका एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन वो लोग होते हैं जो बहुत आउट गोइंग, एनर्जेटिक, टॉकेटिव, ये सोशल इंटरेक्शन में कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए लीडरशिप रोल्स जो है वो काफ़ी सूटेबल होते हैं। फिर है अग्रीएबलनेस, ठीक है। अग्रीएबलनेस मतलब कि आप कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, फ्रेंडली हैं, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इफेक्टिव होते हैं। फिर है न्यूरोटिसिज्म, जो इमोशनल स्टेबिलिटी का ऑपोजिट होता है। बेसिकली हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग एंशियस और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वही लो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग जो है वो काम, कंपोज्ड और स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी जो है उनकी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसको इतना डीप में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन आया है। ऑड वन आउट पूछ लेते हैं, 4 चीजें आपको दे देंगे, बोल देंगे व्हाट एन स्टैंड्स फॉर ओशन, व्हाट ओ स्टैंड्स फॉर ओशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उनकी मीनिंग्स पे भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए सब कुछ आपको डिफाइन कर दिया है। इवन इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्लाइड, आप प्लीज सुन के लिखिए और लेक्चर को भी इक्वली ध्यान से सुनिए एज मच एज यू आर वॉचिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ओशन मॉडल बेसिकली समझाता है कि एक एम्प्लॉय कितना क्रिएटिव होगा, कितना ऑर्गेनाइज रहेगा, कितना सोशल या काम रहेगा, और ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पर्सनालिटी के मेजर थ्योरीज को, ठीक है, जिन्हें एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो पहली आपकी ट्रेट थ्योरी, ये आल्पोर्ट, कैटल और आइसेंक ने दी थी। ये लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी एक सेट ऑफ स्टेबल ट्रेट्स होती है। कैटल ने 16 पीएफ टेस्ट दिया है, आइसेंक ने 3 डायमेंशन दिए हैं, ठीक है। तो आइसेंक ने बेसिकली आपको एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोपैथिज्म बताया है। उन्होंने 3 डायमेंशंस दिए हैं पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, वेराज कैटल ने 16 पर्सनालिटी जो है वो ट्रेड्स दिए हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सब ऑल टुगेदर फोकस करते हैं स्टेबल ट्रेड को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो इसको ही हम ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी, इस थ्योरी ये जो थ्योरी है ये कहती है कि लोग स्पेसिफिक टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो जंग ने एक MBTI थ्योरी दी है जहाँ पे वो बोलते हैं कि या तो आप इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट होंगे, या फिर आप थिंकिंग वर्सेस फीलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। और शेल्डन ने बॉडी टाइप पे थ्योरी दी है कि आप या तो एंडोमॉर्फ होंगे, या तो मीजोमॉर्फ होंगे, या एक्टोमॉर्फ होंगे, ठीक है। और ये पर्सनालिटी को क्लासिफाई करता है वेरियस टाइप्स में, ठीक है। फिर है आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि पर्सनालिटी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पहला है आपका इट बताता है कि आपके इंस्टिंक्ट्स और प्लेजर सीकिंग जो पर्पस है वो क्या है। फिर है आपका ईगो आपकी रियलिटी बेस्ड नेचर पे डिपेंड होता है। और लास्ट है आपका सुपर ईगो। तो सुपर ईगो आपके मोरल्स और वैल्यूज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फ्रूट के हिसाब से अनकॉन्शियस माइंड पर्सनालिटी को शेप करता है, जहाँ पे आप अपना एड ईगो और सुपर ईगो जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में कंटेन करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। फिर है आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो कि एम्फोसिस करती है ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंडिविजुअल पोटेंशियल पर। ये थ्योरी पॉजिटिव साइड ऑफ पर्सनालिटी हाईलाइट करती है, ठीक है। और बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वो आपकी कार्ल रॉजर और मैस्लो ने मिला के दी है, जिसमें वो अगेन आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली जो आपका मोटिवेशन थ्योरी, इन सबको मर्ज करके एक पर्सनालिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और थ्योरी है, मेनली कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसको भी सुन लीजिए आप। सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बैंडरा ने दी थी। उन्होंने बोला था कि पर्सनालिटी शेप होती है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट और इन्वायरमेंट से। बैंडेरा का कॉन्सेप्ट था कि बिहेवियर इज इक्वल्स टू पर्सन इनटू इन्वायरमेंट इनटू कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। लिखिएगा इसको जरूर, एक दो मार्क्स, सॉरी एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऐसे फॉर्मूले वाले फंस जाते हैं एंड वी फील लाइक वी नो नथिंग, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी इजी। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बैंडेरा ने दी थी, और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी किसी इंसान का बिहेवियर होता है दैट इज इक्वल टू पर्सन इनटू एनवायरनमेंट इनटू कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं परसेप्शन की, जो ओबी का एक कोर टॉपिक है। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग
एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब हर एम्प्लॉय सेम सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट या ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। परसेप्शन मतलब कि हर इंफॉर्मेशन को समझने का, देखने का, इंटरप्रेट करने का सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसको ही हम परसेप्शन बोलते हैं। अब कई सारे परसेप्चुअल एरर्स हो सकते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं परसेप्शन की स्टेजेस क्या होती है, फिर हम एरर पे आते हैं। तो परसेप्शन की स्टेज ये होगी कि पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन देखोगे उसमें से आप कोई चीज नोटिस करोगे तो वो सिलेक्शन हो गया। फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने देखी उसको आप अरेंज कैसे करते हैं अपने दिमाग में, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। और लास्टली इंटरप्रिटेशन, मतलब मीनिंग कैसे बना रहे हैं आप अपने दिमाग में उस चीज को देख के, ऑर्गेनाइज करके, तो ये आपकी आखिरी स्टेप हो जाएगी। तो परसेप्शन बेसिकली इज you basically select an information, then you organize it and then you make an interpretation about it, ठीक है। अब perceptual errors देख लेते हैं, मतलब कि perception की वजह से, अलग अलग perception होने की वजह से लोग अपने दिमाग में अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं जो हर टाइम सही नहीं होते, ठीक है, तो उनको ही हम perceptual errors बोलते हैं। तो पहला है आपका हैलो इफेक्ट। तो ये एक ट्रेट से पूरा जजमेंट करना बेसिकली, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बहुत तेज बात कर रहा है तो आप उसको जज कर लोगे कि ये तो चिल्लाता ही है, ये तो बहुत रूड है, ये ऐसा है वैसा है। तो उसके बस एक छोटे से बिहेवियर से आपने उसका पूरा एनालिसिस और परसेप्शन अपने दिमाग में बना लिया। मे बी वो बहुत स्वीट हो, काइंड हो, इज जस्ट हिज वॉइस इज लाउड, राइट। फिर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब एक ग्रुप के बेसिस पर जजमेंट करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कोई जेंजी ग्रुप जा रहा है, वो लोग मस्ती कर रहे हैं, तो आपने पूरा परसेप्शन बनाने का कि पूरे जो बच्चे हैं ये पागल हैं, जबकि पता नहीं इंडिविजुअली वो कुछ बहुत ज्यादा हाई अचीवर्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। फिर है आपका सिलेक्टिव परसेप्शन, मतलब आप सिर्फ वो चीज देखो जो हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डेटिंग समवन एंड यू बिलीव कि दैट पर्सन इज वेरी नाइस फॉर मी, ठीक है, तो आप उसको बहुत सिलेक्टिव परसेप्शन के नजरिए से देख रहे हैं, जो ब्रेकअप होने के बाद आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा कि दैट वाज जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग यू लाइक्ड एंड यू मेड द होल परसेप्शन अराउंड इट, ठीक है। चलिए, फिर है प्रोजेक्शन, जो अपने ट्रेड्स दूसरों पर इम्पोज करना, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, सपोर्टिव हूँ, तो आप हर इंसान से सेम जो है एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ही होगा, तो उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, जहां हम अपने ट्रेस जो है वो दूसरों पर इम्पोज करते हैं। अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मुझे लगेगा कि सामने वाला जो मेरा दोस्त है वो भी एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको भी वही करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर है कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट का मतलब है कंपैरिजन के बेसिस पर जजमेंट करना, ठीक है, मतलब आपने दो चीजें देखी, दो बच्चे आपने दो बच्चों का आप टेस्ट ले रहे हो, एक के मार्क्स ज्यादा आ गए तो आपने उसके बारे में अच्छा परसेप्शन बना लिया जस्ट बिकॉज यू कंपेयर्ड इट विद अनदर वन, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतने एरर्स जो हैं वो काफी हैं। अब हम देख लेते हैं वैल्यूज को। तो फाइनली वैल्यू जो है ये एक डीपली हेल्ड बिलीव होती है किसी भी इंसान के अंदर, जो उनके राइट, गुड और वो जो भी चीज़ उनके लिए डिजायरेबल है, इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे बिहेवियर को गाइड करती है और वर्क प्लेस एथिक का फाउंडेशन होती है। वैल्यूज रिलेटिवली स्टेबल होती है और डिसीजन मेकिंग, वर्क एटीट्यूड, लीडरशिप स्टाइल, सब पर जो है इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, बहुत सीधे शब्दों में समझाऊं तो आपके लिए जो चीज जीवन भर से इंपॉर्टेंट है, जो आप सीख के बड़े हुए हो, आपके जो संस्कार है, वही आपके वैल्यूज होते हैं, ठीक है। और रोकेच ने एक वैल्यू सिस्टम दिया है जहाँ पे उन्होंने वैल्यू को दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला है आपका टर्मिनल वैल्यू, जिसको उन्होंने एंड गोल बोला है, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू में आपकी हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और एक होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, जो आपके वो दीज आर द मीन्स टू अचीव यू गोल, ठीक है। तो जो गोल आप एंड गोल में पाना चाहते हैं, इन सारी चीजों, ये सारी वैल्यू रख के आप वो गोल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो मीन्स होते हैं जिससे आप एंड गोल तक पहुंच पाए। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के अंदर आपकी ऑनेस्टी, हार्डवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आप टर्मिनल वैल्यूज तक पहुंच पाओगे, जो कि आपकी हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इन पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज और टर्मिनल वैल्यूज पे, इसलिए मैंने आपको शॉर्टली बता दिया, याद रखिएगा, PYQ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एटीट्यूड बेसिकली एक लर्न्ड टेंडेंसी होता है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन, इवेंट या सिचुएशन के बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं।
पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है। तो एटीट्यूड इज बेसिकली हाउ यू थिंक प्लस हाउ यू फील प्लस हाउ यू बिहेव, ठीक है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे बिहेव करेंगे, इसको ही आपका एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब एक मॉडल है एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड, जिससे सवाल आते रहते हैं, तो एक बार इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे लाइक या डिसलाइक करना, जॉय या फिर एंगर फील करना। एग्जाम्पल जैसे आई फील हैप्पी व्हेन आई सी माई डॉग। सो दिस इज योर अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जहाँ पे आप फीलिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है, जहाँ पे आप एक्शन टेंडेंसी में होते हैं, ठीक है, हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। आई पेट डॉग्स वेन एवर आई कैन, तो ये आपका बिहेवियर है टुवर्ड वन पर्टिकुलर थिंग विच इज द पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड, ठीक है। एंड लास्ट है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट, हमारे बिलीफ सिस्टम में हम क्या सोचते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड का तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आई बिलीव डॉग्स आर लॉयल एंड कंपेनियन, राइट, तो आप ये बिलीव करते हैं कि डॉग्स लॉयल होते हैं, ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये एक बेसिकली डायनामिक इंटरप्ले करती है, जहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो फॉर्म होता है, ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है किसी भी चीज को लेके दे पाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ योर एटीट्यूड, ठीक है। तो ये किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज लिटिल बिट ऑफ फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग टू मेक it interesting for you to remember it for longer. If you're writing well and good, if you're not, please consider taking screenshot and revise these things couple of times, जिससे आप ये सब भूले ना और एग्जाम में अच्छे से इसको याद रख के क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। आपके बिहेवियर में कोई ना कोई परमानेंट चेंज आना किसी एक्सपीरियंस की वजह से, नॉलेज की वजह से, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग यू हैव डन फॉर योर सेल्फ। इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, सिचुएशंस, बिहेवियर पैटर्न, मिस्टेक्स, नॉलेज, ऑल ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब लर्निंग जो है सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में डेली इंटरेक्शन, टास्क, मिस्टेक, रिवॉर्ड, सब लर्निंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिनके थ्योरिस्ट थे आइवन पावलो, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी जो है 1890s में दी थी। इस थ्योरी में मेन लर्निंग होती है एसोसिएशन से, स्टिमुलस पेयर होते हैं, बिहेवियर डेवलप होता है। तो बेसिकली आप कोई भी जो है एक पर्टिकुलर टास्क कर रहे हो, जिससे आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस दे रहे हो और उसको आप इतने रेपिटेटिव टाइम कर रहे हो कि वो उनके बिहेवियर का पैटर्न बन जाता है। उन्होंने एक डॉग को लेके ये चीज जो है वो डिफाइन की थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप डॉग को फूड दिखाओगे, ठीक है, तो उसके मुंह में सलाइवा आएगा बिकॉज ही गोना गेट फूड, ठीक है। फिर आपने फूड देने को बेल से एसोसिएट कर दिया, मतलब आप जब भी उसको फूड दे रहे हो आप बेल बजा रहे हो, तो उसके मुंह में सलाइवा आ जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बेल बजाओगे और फूड हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि he'll रन एंड he'll have saliva just thinking and imagining of food, क्योंकि उसको पता है कि जब भी बेल बजती है मुझे खाना मिलता है इवन दो फूड इज नॉट देयर, ठीक है। तो इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर एम्प्लॉय को पता हो कि उसको हर फ्राइडे को रिवॉर्ड मिलेगा या कोई ना कोई प्रेज मिलेगा, तो हर फ्राइडे को वो एक्स्ट्रा एनर्जेटिक बिहेव करेगा, क्योंकि ये उसका बिहेवियर जो है एक स्टिमुलस से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो आपने उसके बिहेवियर को जो है एक स्टिमुलस से पेयर कर दिया है कि फ्राइडे मींस सम काइंड ऑफ प्रेज, दैट इज व्हाई ही गोना बिहेव लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जेटिक दैट डे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बीएफ स्किनर ने दिया था। इस थ्योरी का सिंपल लॉजिक है, बिहेवियर शेप्ड होता है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से, ठीक है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंस से या पनिशमेंट से या रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड होता है। मतलब कि अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा आखिर में, तो बिहेवियर जो है उसके हिसाब से जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर अब उसके उन्होंने 4 रीइंफोर्समेंट दिए हैं। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब रिवॉर्ड मिले तो बिहेवियर रिपीट होता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आप उसको बोलोगे आप 1 घंटा पढ़ाई करो, आई गिव यू चॉकलेट, और अगर आप ऐसा पैटर्न बना देते हो तो उसके लिए पॉजिटिव जो है रीइंफोर्समेंट है और वो उस काम को जो है मल्टीपल टाइम करता रहेगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है, ठीक है। फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब डिस्कम्फर्ट रिमूव हो तो बिहेवियर स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप, जैसे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, आप मस्त सो रहे हो लेकिन आपने अलार्म लगाए हुए हैं, ठीक है, अब और अलार्म भी दूर रखा है, कितनी अच्छी नींद आई हो, ठीक है, भले सुबह उठ के दिमाग खराब हो, लेकिन अलार्म बज रहा है तो आप उठ के बंद करोगे, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे रहा है, बट दैट इज नॉट पॉजिटिव, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल इट इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ पुश टू गेट थ्रू द डे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। फिर आपकी एक पॉजिटिव पनिशमेंट, पनिशमेंट बेसिकली अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो है वो उसको रिड्यूस करती है। तो जो आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट है ये आपका जो है जैसे अगर कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने उसको टाइम आउट दे दिया, अब वो इतना भी ज़्यादा हार्श नहीं होता, तो इसलिए वो पॉजिटिव पनिशमेंट है, क्योंकि उस पनिशमेंट को मिलने के बाद उसके अंदर एक बिहेवियर डेवलप होगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। फिर एक नेगेटिव पनिशमेंट जो कि आपको ये आपके बिहेवियर को जो है कम कर देती है, जो भी आप रिपीट करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब अटेंशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है और आपका बिहेवियर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, ये वो सारी पनिशमेंट होती हैं जो अनडिनाइबल होती हैं, जैसे लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, पहले आप जो है यू आर लिविंग ऑन योर फैमिली एक्सपेंसेस, यू हैड मल्टीपल थिंग्स, अब वो सब हट गया आपके पास से, नाउ यू आर ऑल अलोन वर्किंग फॉर योरसेल्फ, तो एक नेगेटिव पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर लाइफ यूज टू लुक लाइक, एंड नाउ यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन, so this is a kind of punishment which is not for like just time out wala phase, and you will learn various thing in order to change the situation, ठीक है। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, reinforcement, जो कि वेरियस टाइप्स जो हैं बी एफ स्किनर ने दिए थे अंडर ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो वो बोलते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस से जो लर्निंग है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है। फिर आखिरी आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, ये एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी थी, जिसकी बात अभी हमने पहले भी की, ठीक है। तो ये लर्निंग से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस थ्योरी में लोग ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके और रोल मॉडल को कॉपी करके लर्निंग करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने 1960 में दी थी ये थ्योरी, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं, अगर आप उनको कोई भी कैरेक्टर दिखा दो तो उसको इमिटेट करने लगते हैं, अगर वो कोई भी एक कार्टून देख रहे हैं तो उनकी आवाज़ और लैंग्वेज जो है उस कार्टून की तरह हो जाती है, क्योंकि वो इतने अटेंशन से देखते हैं, फिर उसको वो अपने दिमाग में रिटेन कर लेंगे और सेम तरीके से बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो बैंड्यूरा के मॉडल में उन्होंने स्टेप्स दिए हैं इस पूरी थ्योरी में। तो पहला आपका अटेंशन, मतलब आप कोई भी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन को अटेंटिवली देखते हो, फिर आप उसको याद रखते हो, ठीक है। फिर उसका रिप्रोडक्शन करते हो, मतलब आप उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और फिर आपके अंदर मोटिवेशन आता है और आप एक जो है वो पूरा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय सीनियर का काम देखकर स्किल्स लर्न करते हैं और फिर वैसा ही परफॉर्मेंस करके, रिप्रोड्यूस करके अपने आप में मोटिवेटेड फील करते हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो अब बात कर लेते हैं आपके मोटिवेशन थ्योरीज की। ये टॉपिक एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आई होप आपने कई बार पढ़ा होगा, सो आई एम नॉट स्ट्रेचिंग इट अ लॉट, ब्रीफ में करेंगे, कीवर्ड्स याद रखेंगे। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से डिस्कस करते हैं हम पहले। तो इन्होंने बोला था कि पहले इंसान जो है वो अपनी लोअर लेवल की नीड पूरी करेगा, उन्होंने एक पिरामिड दिया है, पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करेगा, फिर सेफ्टी, फिर लव, बिलोंगिंग, देन एस्टीम एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर अनमेट नीड्स, ठीक है, जो नीड्स उनकी पूरी नहीं होती है वो उस तरीके से जो है एक्ट करते हैं। अगली है हमारे पास ERG थ्योरी, ठीक है। तो ERG थ्योरी जो है वो एल्डर्फ ने दी थी, ठीक है। और ERG थ्योरी में इन्होंने बोला था कि जो आपकी नीड्स हैं वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, और यही आपका जो मोटिवेशन है वो बनता है। ये भी सेम मास्लो की थ्योरी की तरह है, इंस्टेड ऑफ 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ही हैज़ गिवन अस 3, ठीक है। देन वी हैव हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इनके हिसाब से सेटिस्फैक्शन दो अलग सेट ऑफ फैक्टर से होती है, पहला है हाइजीन फैक्टर और दूसरा होता है आपके मोटिवेटर्स फैक्टर, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर आपकी सैलरी, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं
जो अगर प्रेजेंट हो तो डिससैटिस्फैक्शन कम होता है, लेकिन अगर एब्सेंट है तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। whereas मोटिवेटिव फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, जिसके प्रेजेंट होने से सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो हाइजीन में हम सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन देख रहे हैं, या तो बढ़ेगा या कम होएगा, और मोटिवेशन के मोटिवेटिव फैक्टर्स के होने की वजह से जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं मैकलेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड। ये थ्योरी 3 नीड्स पर बेस्ड है। पहला है आपका NACH, which is your need of achievement, then need of power, and lastly need of affiliation। ठीक है, तो हर पर्सन का डोमिनेंट नीड उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि उसको किस तरीके की नीड है। ठीक है, तो अगर किसी के पास पावर की नीड है तो वो उस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ थ्योरीज आगे। ये सारी आपकी कंटेंट थ्योरीज थी मोटिवेशन की। अब प्रोसेस थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें पहली आती है आपकी ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ पे ये बताती है कि मोटिवेशन एक प्रोसेस की तरह है। ठीक है, और इन्होंने मोटिवेशन का एक फॉर्मूला भी दिया है, जहाँ पे वो बोलते हैं मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू बैलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे आपके एफर्ट्स से जो परफॉर्मेंस होगा उसको हम एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटालिटी मतलब परफॉर्मेंस से जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो, और बैलेंस मतलब कि रिवॉर्ड का वैल्यू कितना है। इन सारी चीज़ों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसी इंसान की मोटिवेशन निकल के आती है कि वो कितना एफर्ट डाल रहा है, उसको परफॉर्मेंस किस हद तक जाएगा और उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बताई गई हैं उनके द्वारा, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सारे कॉम्पोनेंट मिला के किसी इंसान का जो मोटिवेशन है वो डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर है जे स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी। एम्प्लॉय अपने एफर्ट और रिवॉर्ड की कंपैरिजन दूसरों से करता है, इन्होंने ये बताया था अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर फेयरनेस फील होती है तो मोटिवेशन हाई होती है। मतलब अगर आपको इक्विटेबल फील होगा अमंग एवरी वन यू आर वर्किंग अलोंग विथ, आपको फेयर ट्रीट किया जाएगा तो आपकी मोटिवेशन जो है वो हाई होगी। और अगर अनफेयरनेस फील होगी तो आप डिससैटिस्फैक्शन प्लस विड्रॉल बिहेवियर में दिखाई देंगे। ठीक है, फिर अगली हमारे पास एडविन लॉके की गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्लियर स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल्स अगर होते हैं तो मोटिवेशन को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं एडविन अपनी थ्योरी में कहते हैं कि गोल क्लैरिटी प्लस कमिटमेंट प्लस फीडबैक जहाँ पे होगा तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो हाइयर होगी। ठीक है, चलिए फिर आखिरी आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो BF स्किनर ने दी थी, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपके जो भी रिजल्ट्स है, मोटिवेशन है, वो आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होंगे। ठीक है, ये थ्योरी आपने लर्निंग में भी पढ़ी है तो आई एम नॉट स्ट्रेचिंग इट मोर। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज कंटेंट, जिसमें 4 अलग थे प्रोसेस, जिसमें ये 4 थ्योरीज अलग हैं। इनको कीवर्ड से याद रखिएगा। बाकी एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आई अज्यूम कि आपने ये सारी चीजें कई बार पढ़ी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बिहेवियर की। तो ग्रुप बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसे लोग एक ग्रुप के अंदर इंटरैक्ट, कम्युनिकेट और परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप 2 तरीके के होते हैं मेजरली, आपके फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल जैसे कमिटी, टीम्स, टास्क फोर्सेस एक्सेट्रा। इनफॉर्मल में आपके फ्रेंडशिप ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारी ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं ग्रुप नॉर्म्स, रोल्स, स्टेटस, साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। और ग्रुप कोहेसिव होता है और गोल्स अलाइन होते हैं तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है आपकी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब ग्रुप डायनामिक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं हम। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है ग्रुप के अंदर चलने वाले फोर्सेस और इंटरैक्शंस। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं आपके पहला हो गया रोल्स। ठीक है, तो हर इंसान का एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू द रोल असाइन टू देम। फिर नॉर्म्स, ग्रुप के जो शेयर्ड रूल्स होते हैं उनको नॉर्म्स बोलते हैं। स्टेटस मतलब पोजीशन और प्रेस्टीज ऑफ अ मेंबर। फिर एक ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टुगेदरनेस और बॉन्डिंग जो होती है वो दिखाई देती है। कम्युनिकेशन पैटर्न्स हो सकते हैं आपके कि हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। फिर उसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन लेवल, ये सारी चीज़ें भी
इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब कि अगर आपके अंदर बॉन्डिंग ग्रुप में अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज होगी, अगर आपके ग्रुप का गोल जो है अलाइन करता है तो। ठीक है, इस पर PYQ आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सेपरेटली थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक रेस्ट इज ड्यूएबल, यू बी एबल टू figure out the difference between formal and informal group and any question asked in that manner. तो अब देख लेते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के एक मॉडल को जो टकमैन ने दिया था, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो टकमैन ने ग्रुप डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कि एक जो ग्रुप बनता है और वो कैसे काम करता है, इसके पूरे 5 स्टेजेस हैं। तो पहला होता है फॉर्मिंग। ठीक है, तो फॉर्मिंग क्या होता है, यहाँ पे मेंबर्स जो है वो पोलाइट होते हैं, अनश्योर होते हैं, ग्रुप का इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है। ठीक है, फिर अगली स्टेप आती है आपकी स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, रोल की क्लैरिटी नहीं होती एज एवरीवन इज न्यू इनटू द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोगों की पर्सनालिटीज हैं वो क्लैश हो जाती हैं आपस में बिकॉज ऑफ द वेरी न्यू इंटरेक्शन विद द पीपल। ठीक है, फिर है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में बेसिकली ग्रुप रूल्स डिसाइड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हार्मनी डेवलप होती है यहाँ पे। ठीक है, लोग एक दूसरे की बातों पे अग्री करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है। फोर्थ स्टेज है आपकी परफॉर्मिंग। यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है, टीम वर्क दिखाई देता है, गोल जो है आपके अचीव होना शुरू हो जाते हैं, हम गोल अचीवमेंट की टुवर्ड जो है वो काम करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेज है आपकी अडजॉर्निंग, जहाँ पे टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इमोशनल भी होता है बिकॉज एवरीवन इज गोइंग बैक टू देयर नॉर्मल आफ्टर द वर्क इज डन। तो ये मॉडल बताता है कि ग्रुप मेच्योरिटी स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है और एक ग्रुप जो है वो कैसे बन के डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो 1965 में आया था। आई होप दिस इज वेरी इलिस्ट्रेटिव इनफ फॉर यू टू बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप। लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल लोगों को गाइड, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ठीक है, तो मेजरली इस पूरे टॉपिक से थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली हमारी ट्रेट थ्योरी, ये कहती है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं। ठीक है, सर्टेन फिजिकल, मेंटल और पर्सनालिटी ट्रेट्स लीडरशिप जो है डिफाइन करती है। लीडर आर बॉर्न विद सर्टेन ट्रेट्स। ठीक है, तो उस फिर बेसिकली जो ट्रेट जो इंसान लेके पैदा हुआ है वो डिसाइड करता है कि वो आगे जाके लीडर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और ये जो है बहुत ही अर्ली ईयर्स में जो है प्रपोज की गई थी। उसके बाद आई हमारी बिहेवियरल थ्योरी, जो बोलती है कि लीडरशिप बिहेवियर से सीखा जा सकता है, ना कि आप पैदा होंगे उन कैरेक्टरिस्टिक के साथ तभी आप एक लीडर बन पाएंगे। तो उसमें एक ओहायो स्टेट स्टडी हुई थी जिन्होंने इनिशिएट किया था स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन कई चीज़ों का, जिसको अगर कोई इंसान फॉलो अप करता है तो वो लीडर बन सकता है। फिर एक आपकी मिशिगन स्टडी आई थी जिसने बताया था कि लीडर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्सेस एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आई थी आपकी कंटिजेंसी थ्योरी, जो लीडरशिप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है ये बताता है। तो उसमें फील्डर का कंटिजेंसी मॉडल था जिसमें वो LPC स्कोर, टास्क ओरिएंटेड वर्सेस रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ऐसे लोगों को उन्होंने डिफाइन किया था। एक और थ्योरी थी इसमें हर्शी ब्लैंकार्ड सिचुएशनल लीडरशिप, जहाँ पे वो बोलते हैं कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ठीक है, और फिर एक लास्ट थ्योरी थी पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि लीडरशिप जो है वो एक पूरे स्टेज से होके गुजरती है, जहाँ पे एज ए लीडर आपको लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कंटिजेंसी थ्योरी का बेसिकली ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूशन जो था वो ये था लोगों को समझाना कि लीडरशिप एक बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल अप्रोच है और आपको टाइम टू टाइम जो है वो करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्टली आपकी मॉडर्न थ्योरीज, तो इसमें बर्न, बास और ग्रीन लीफ, इन लोगों ने जो है वो थ्योरीज प्रपोज की हुई हैं। ठीक है, तो पहली आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो बोलती है कि जो लीडर होता है वो बहुत इंस्पायरिंग होता है, विजन बेस्ड होता है, जिसकी वजह से एक जो पूरी टीम है वो लीड की जा सकती है। अगली आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो बोलती है कि लीडरशिप बहुत ही रिवॉर्ड और एक्सचेंज बेसिस पे काम करती है।
फिर है सर्वेंट लीडरशिप, जहाँ पे जो लीडर है वो एज अ सर्वेंट सर्विस ओरिएंटेड मोटिव के साथ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और फिर लास्टली आपकी ऑथेंटिक लीडरशिप, जहाँ पे लीडरशिप जो है वो ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, वैल्यूज, इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम क्विकली देख लेते हैं टीम बिल्डिंग के स्टेप्स। तो टीम बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें टीम की फंक्शनिंग इंप्रूव की जा सकती है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब टीम के जो भी इश्यूज हैं आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे इफ रिक्वायर्ड एनी। ठीक है, उसके बाद आप जो है असेसमेंट पे आएंगे। असेसमेंट मींस बेसिकली आप असेस करेंगे कि रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपका रूट कॉज है या जो भी इशू है आप उससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप एक्शन प्लानिंग भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आप वो कराओ, एक्टिविटीज, इंटरवेंशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जो भी स्ट्रैटेजीज आपने बनाई है उसको अप्लाई करना। और लास्टली इवैल्यूएशन, मतलब कि रिजल्ट रिव्यू और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है उसमें करते रहना। ठीक है, तो ये स्टेप्स टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट इनहांस करते हैं। ठीक है, स्टेप जरूर याद रखिएगा, स्टेप वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तरीके से आते हैं, जहाँ पे वो आपको सीक्वेंसिंग में ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके अलावा एलिमिनेट द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टीम बिल्डिंग, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो स्टेप्स जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन पीवाईक्यू के एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से मोल्ड होकर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या नाउ विल टॉक अबाउट इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, इमोशंस, परसेप्शन, एटीट्यूड, ट्रस्ट, पावर, सब इसके कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ इंटरपर्सनल बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारे इनमें से काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट हम आगे करेंगे। तो अब इस पूरे बिहेवियरल सिचुएशन में, इंटरपर्सनल बिहेवियर सिचुएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। लेट्स सी दैट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली एरिक बेर ने डेवलप किया था, जो एक्सप्लेन करता है कि लोग एक इंटरैक्शन के दौरान किस ईगो स्टेट से बिहेव करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एक इंसान के अंदर 3 ईगो स्टेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। पहला पेरेंट ईगो स्टेट, जहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ही रूल बेस्ड, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिव, क्रिटिकल, नर्चरिंग ऐसा होएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका अडल्ट ईगो स्टेट, जहाँ पे कोई भी इंसान है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल, रैशनल, ऑब्जेक्टिव ऐसा होएगा। ठीक है, एंड लास्टली आपका चाइल्ड ईगो स्टेट, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल बहुत इमोशनल, स्पॉन्टेनियस या डिपेंडेंट बिहेव करेगा। ठीक है, हर कॉन्वर्सेशन में एक ईगो स्टेट से मैसेज जो है वो किसी दूसरे इंसान की तरफ जाता है और दूसरी ईगो स्टेट से रिस्पॉन्स जो है वो वापस आता है। अब इस आप किसी इंसान से अडल्ट स्टेज में बात कर रहे हैं और वो आपसे अडल्ट स्टेज में बात कर रहा है, तो इसको ही हम वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसमें पहला आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस जो है जो भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब पैरेलल है इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट से ही रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब अगर आप किसी को अडल्ट कॉन्वर्सेशन से बात कर रहे हो, अडल्ट ईगो स्टेट से बात कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स भी आपको उसी में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत ही स्मूथ रहता है क्योंकि आप दोनों सेम लेवल पे रह के बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ईगो रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी से अडल्ट वर्जन में बात कर रहे हो लेकिन वो आपको जो रिप्लाई है वो एज अ चाइल्डिश वे में कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर आता है तीसरा, जो कि आपका अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, मतलब सरफेस में मैसेज जो है और हिडन मैसेज जो है ये दोनों अलग होते हैं। जैसे वर्बली कोई इंसान हिडन साउंड कर रहा होगा लेकिन इंटरनली उसका जो मोटिव है वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन होता वो क्रॉस्ड है। तो सरफेस लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन जेन्युइनली इट्स क्रॉस्ड, तो इसको हम अल्टीरियर या फिर हिडन मैसेज से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। इसको याद रखिएगा। इफ यू राइटिंग वेल एंड गुड, अदरवाइज कंसिडर टेकिंग स्क्रीनशॉट टू बी एबल टू रिमेंबर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
So now we'll discuss life positions. Harris और बर्न ने life positions explain की ये fundamental beliefs होते हैं about self and others, ठीक है। तो पहला जो है ये स्टेट होता है, ये पोजीशन होता है वेयर एन इंडिविजुअल फील लाइक आई एम ओके यूर ऑल्सो ओके, ठीक है। इसमें जो है हेल्दी और पॉजिटिव इंटरैक्शंस लोगों के बीच में देखे जा सकते हैं और ये बेस्ट लाइफ पोजीशन जो है बोला जाता है। ये पीवाईक्यूज में काफी बारी पूछे जाए गए हैं इन मैच द फॉलोइंग फॉर्म कपल ऑफ टाइम्स, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। अगला होता है एक पोजीशन जहाँ पे यूल से आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो यहाँ पे आप सुपीरियोरिटी की फीलिंग जो है वो किसी को दे रहे हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यू आर फाइन बट द अदर पर्सन इज नॉट फाइन इन द कम्युनिकेशन, देन यू आर लाइक आई एम नॉट ओके यू आर ओके, ठीक है। तो ये इंफीरियोरिटी का होता है, मतलब वाइल टॉकिंग टू समवन आई एम फीलिंग इंफीरियर दैट आई एम नॉट ओके बट द पर्सन इन फ्रंट इज ओके, एंड there's lot of dependency on the person in front, ठीक है। और लास्टली आपका आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा होपलेसनेस होते हो, नो वंस एक्चुअली गिवन और पेइंग अटेंशन टू द कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा विड्रॉल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ये लाइफ पोजीशन डिफाइन करती है कि हाउ अ पर्सन अप्रोचेज रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन एंड वर्क बिहेवियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्विकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक शेयर्ड सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉयज के कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स, अजम्पशंस, नॉर्म्स और बिहेवियरल पैटर्न्स इंक्लूड होते हैं। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थिंग्स आर डन, हाउ थिंग्स आर डन एंड व्हाई दे आर डन। कल्चर एम्प्लॉयज को आइडेंटिटी देता है और उनके बिहेवियर को भी गाइड करता है, ठीक है। अब एडगर शीन ने लेवल्स ऑफ कल्चर दिए हैं एक, जो बेसिकली 3 लेवल में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका आर्टिफैक्ट लेवल, जहाँ पे कल्चर का विजिबल पार्ट होता है जैसे कि ड्रेस कोड, ऑफिस लेआउट, लोगो, रिचुअल्स एक्सेट्रा। दूसरा है आपका espoused वैल्यूज, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड वैल्यूज और प्रिंसिपल होते हैं जैसे मिशन, विजन, एथिक्स, स्ट्रैटेजीज। और तीसरा उन्होंने दिया है बेसिक अंडरलाइन अजम्पशंस, जो सबसे डीप लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे अनकॉन्शियस बिलीव जो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं वो चीजें होती हैं, ठीक है। चेंज करना मुश्किल होता है ये लोगों के अंदर बिकॉज दे हैज बीन इन्वॉल्व ओवर द टाइम बीइंग द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 लेवल मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे आइडेंटिटी क्रिएशन, एम्प्लॉय को बिलोंगिंगनेस फील होती है, देन इट इनहांसेस कमिटमेंट, मतलब शेयर वैल्यू, मोटिवेशन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, देन रिड्यूसेस एम्बिगिटी, मीन्स जो भी कोई भी ऐसी चीज जो एम्प्लॉय को ऐसा लगता है दे नॉट पार्ट ऑफ, दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। देन इट प्रमोट्स स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, मतलब प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में जो है एम्प्लॉय जो है वो बेटर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाता है, ठीक है। और इस तरह कल्चर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो पहला है आपका पावर कल्चर। अथॉरिटी एक सेंटर में होती है, यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, इनफॉर्मल कंट्रोल होता है और सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योरल फर्म्स, ठीक है। फिर आपका रोल कल्चर, यहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर्स डोमिनेट करते हैं, क्लियरली डिफाइंड रोल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और स्टेबल होता है बट लेस फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। चलिए फिर है हमारे पास टास्क या फिर अचीवमेंट कल्चर। यहाँ पे टीम और एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन जो है यहाँ पे हाई रहता है, और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट होता है। फिर आपका पर्सन कल्चर, यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर ऑफ फोकस होता है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व मेंबर्स, ऑटोनॉमी जो है यहाँ पे बहुत हाई होती है, स्ट्रक्चर मिनिमल होता है, मोस्टली प्रोफेशनल ग्रुप लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको पर्सन कल्चर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ईच कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पर्पस और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एम्प्लॉयज के परसेप्शंस होती हैं अबाउट वर्क एनवायरनमेंट, जैसे लीडरशिप स्टाइल, पॉलिसीज, कम्युनिकेशन, रिवॉर्ड्स, सेफ्टी, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो कल्चर जो है वो डीप वैल्यूज होते हैं, वेराज जो क्लाइमेट होता है वो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस होता है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अब डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट के कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर, रूल्स कितने स्ट्रिक्ट या फ्लेक्सिबल है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज को कितनी ऑटोनॉमी मिलती है। तीसरा है आपका रिस्क टेकिंग, मतलब कि इनोवेशन अलाउ होती है या फिर नहीं, ठीक है। देन योर रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब कि कितना फेयरनेस है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, कितना सेटिस्फैक्ट्री रिवॉर्ड सिस्टम है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है वार्मथ एंड सपोर्ट, इंटरपर्सनल रिलेशन और टीम वर्क कैसा है। और लास्टली स्टैंडर्ड्स एंड क्लैरिटी, मतलब कि वर्क एक्सपेक्टेशंस कितने हाई हैं, ठीक है, और डिसएग्रीमेंट्स हैंडल कैसे होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डायमेंशंस क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। चलिए, Now we'll quickly see the difference between culture and climate. तो culture में majorly आपके जो हैं shared values होते हैं, norms होते हैं, assumptions होते हैं, whereas climate में आप employee के participation और workplace के environment पे जो है day to day activities को देखते हैं, ठीक है। अब दोनों का नेचर ये होता है कि यहाँ पे जो है आप डीप नेचर बनाते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्योंकि एक ओवर अ टाइम बिल्ड होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो शॉर्ट टर्म का होता है, सरफेस लेवल पे होता है, कैन चेंज ऑल्सो। देन जो कल्चर है वो हाईली स्टेबल होता है, वेरस जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द डे, सिचुएशन, वर्क यूर डूइंग, ठीक है। और उसके बाद कल्चर जो है उसको मेजर करना बहुत हार्ड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी क्वांटिटेटिव। लेकिन क्लाइमेट जो है दैट इज इजी, आप सर्वेज और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो है क्लाइमेट को मेजर कर सकते हैं। देन जो कल्चर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू, बिलीफ और हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, वेरएज जो क्लाइमेट है वो पॉलिसीज, प्रैक्टिस और लीडरशिप, इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक और पर्सपेक्टिव्स वाले लोगों का होना। डाइवर्सिटी एम्प्लॉयज को यूनिक आइडिया और एक्सपीरियंसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी देख लेते हैं। पहला आपका सर्फेस लेवल डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे एज अलग होना, जेंडर, रेस, फिजिकल एबिलिटी हो गया, आपका अपेयरेंस हो गया, ये डिफरेंसेस क्विकली नोटिसेबल होते हैं, ठीक है। फिर अगला है आपका डीप लेवल डाइवर्सिटी। ये इनविजिबल डिफरेंस होते हैं, जैसे कि वैल्यूज, बिलीव्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, थिंकिंग स्टाइल एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा भी और कई सारी डाइवर्सिटीज हो सकती हैं, जैसे कि एजुकेशनल डाइवर्सिटी हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी होगा, मतलब कि आप एक्सपीरियंस कितने हैं, जॉब लेवल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट पे। डाइवर्सिटी होने से बेनिफिट्स क्या होते हैं? इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, आप ब्रॉडर टैलेंट पूल जो है उसके साथ काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होगी एंड बेटर गोल कॉम्पिटिटिवनेस भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली डाइवर्स मार्केट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है हैविंग लॉट ऑफ पीपल इन योर पूल, जिससे आप जो है बहुत ही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और गुड इनोवेटिव माइंड के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी काफी सारे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, बायसेस हो सकते हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग, इंक्लूसिव पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के थ्रू इन चैलेंजेस को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विल डिस्कस क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल ओबी स्टडी करता है कि डिफरेंट कल्चर्स का वर्क बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है तब कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ट्रम्पेनार्स ने कुछ डायमेंशंस दिए हैं, बेसिकली 7 कल्चरल डायमेंशंस दिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्लासिफाई किया है जिससे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स वर्कप्लेस बिहेवियर को कैसे शेप किया जाता है, ठीक है। तो पहला है आपका यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, ठीक है। तो यूनिवर्सल कल्चर मतलब कि रूल्स जो हैं सब पर इक्वल अप्लाई होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कल्चर में रिलेशनशिप और सिचुएशन पे जो है वो ज्यादा रूल्स डिपेंडेंट होते हैं। फिर है आपका इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है। तो इंडिविजुअलिज्म में पर्सनल गोल्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, whereas कम्युनिटेरियनिज्म में ग्रुप गोल्स और कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है आपका न्यूट्रल और इमोशनल, ठीक है। तो न्यूट्रल और इमोशनल में जब आप न्यूट्रल होते हैं तो इमोशंस कंट्रोल किए जाते हैं, whereas जब इमोशनल कल्चर है तो फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। फिर वी हैव स्पेसिफिक एंड डिफ्यूज। तो स्पेसिफिक में आप
आपकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, वेराज डिफ्यूज में दोनों ओवरलैप होते हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है दोनों डिफ्यूज में ओवरलैप हो जाते हैं, वेराज स्पेसिफिक इज वेरी क्लियर, ठीक है। फिर है आपका अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन। तो अचीवमेंट में रिस्पेक्ट बेस्ड होती है आपके परफॉर्मेंस और स्किल पे, वेराज एस्क्रिप्शन में रिस्पेक्ट बेस्ड होती है आपकी एज, स्टेटस, पोजीशन और बैकग्राउंड पे, ठीक है। देन वी हैव सीक्वेंशियल वर्सेस सिंक्रोनिक टाइम। तो सीक्वेंशियल में टाइम इज लीनियर, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सिंक्रोनिक में मल्टीपल थिंग्स जो हैं वो देखी जाती है और ये फ्लेक्सिबल वे ऑफ ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। एक मैंने आपको बीच में बताया था जो मैंने मेंशन नहीं किया है, जो था इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियरिज्म। आई एम सो सॉरी, आई एम फंबलिंग, बट या ठीक है। और आखिर में एक और होता है, बिकॉज आई सेड 7 नोट्स में 7 है, मे बी यहाँ पे मिस हो गए, प्लीज लिख लीजिए। आखिरी आपका इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। तो इंटरनल में इंडिविजुअल बिलीव जो है वो कंट्रोल करता है एनवायरमेंट को, वेयर एज एक्सटर्नल में एनवायरमेंट कंट्रोल करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have emotions and stress management. तो emotions internal psychological state होती है जो employees के behavior, decision making और interpersonal relation को impact करती है। Stress एक emotional और physical response होता है जब demands और resources match नहीं करते तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टाइप ऑफ इमोशन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वेयर यू हैप्पी, एंथुजियास्टिक, ये मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वराज नेगेटिव इमोशन जैसे कि एंगर, फियर, एंजाइटी, ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लो परफॉर्मेंस और बर्नआउट कॉज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो डैनियल गोलमैन ने जो है प्रपोज किया था। ये कहते हैं कि एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक एबिलिटी है जिसमें हम अपनी इमोशंस को समझते, रेगुलेट करते हैं और दूसरों की इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं, ठीक है। यह लीडरशिप और टीम वर्क के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गोलमैन के 5 कंपोनेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि अपनी फीलिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस समझना। फिर दूसरा है आपका सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ पे इमोशनल कंट्रोल रखना, इम्पल्सिव बिहेवियर अवॉइड करना, ठीक है। मोटिवेशन जहाँ पे इंटरनल ड्राइव को अचीव, जो आपके अंदर इंटरनल ड्राइव है उसको ओपन अप करना टू बी एबल टू अचीव गोल्स। पैशन फॉर वर्क होना आपके अंदर। देन एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उनके पर्सपेक्टिव से सोचना। एंड लास्टली सोशल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसी चीजें जो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की विद इन आती हैं। और अगर कोई भी इंडिविजुअल इन सारी कंपोनेंट्स को अपने अंदर इनकलकेट करता है तो दे विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो ये एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जब हमारे ऊपर डिमांड्स ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज कम लगते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है वो बहुत तरीकों का हो सकता है। एक है यूज स्ट्रेस, मतलब कि पॉजिटिव या फिर मोटिवेशनल स्ट्रेस, जैसे कि आपको एग्जाम क्लियर करना है और ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेस है क्योंकि डेडलाइन पास है, आपको सब कुछ प्रोडक्टिवली करके अपना रिजल्ट जो है वो लेके आना है। तो इसको आप यूज स्ट्रेस लीजिए, इसको डी स्ट्रेस या गलत तरीके का स्ट्रेस मत समझिएगा क्योंकि यू आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। फिर आपके पास डिस्ट्रेस, जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, ये हार्मफुल होता है, इसमें एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और कुछ टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे अक्यूट स्ट्रेस, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है एक सडन चैलेंज की वजह से। क्रॉनिक स्ट्रेस जो लॉन्ग टर्म और परसिस्टेंट स्ट्रेस होता है, वर्क ओवरलोड, फाइनेंशियल इशू या रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अब जो स्ट्रेस है उसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल स्ट्रेसर जो होता है वो होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट, टाइम प्रेशर, करियर कंसर्न्स, ठीक है। या फिर किसी किसी के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी, मतलब कोई जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जो है सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर होता है आपका वर्कलोड, लीडरशिप स्टाइल, अगर आपका लीडर जो है बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक है, डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है, तो दैट एनवायरमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड बी योर कॉज। उसके अलावा भी जॉब इनसिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लैक ऑफ सपोर्ट, ठीक है।
फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं आपके, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मैच विद द करंट सिचुएशन। फिर इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है, कभी कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आप इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स को छोड़ के इन्वायरमेंट की तरफ से जो है इन जनरल स्ट्रेस में है। फिर सोशल चैलेंजेस, चेंजेस और कंपटीशन, दीज आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम पे, जो हैंस सीलिए ने जो है प्रपोज किए थे। तो ये बोलते हैं कि स्ट्रेस के ना कुछ स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज जो उन्होंने बोला है वो है अलार्म स्टेज। बोलते हैं कि इसमें बॉडी शॉक में होती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाता है। फिर आता है आपका रेजिस्टेंस स्टेज, जहाँ पे बॉडी स्ट्रेस हैंडल करने की कोशिश करती है, एनर्जी कंज्यूम होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और लास्टली होता है आपका एग्जॉशन स्टेज, जहाँ पे स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो बॉडी रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाती हैं, तो आपको जो स्ट्रेस है उसकी वजह से फटीग, इलनेस, बर्नआउट रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक होती हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। देन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको रीस्ट्रक्चर करना, थोड़ा मेच्योरिटी लाना और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जैसे कि आपका मेडिटेशन, योगा टू काम योर माइंड। देन जॉब रीडिजाइनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क एनवायरनमेंट। एंड लास्टली वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसी, जहाँ पे आप अपना काम और सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बैलेंस करके चलते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अराउंड यू, ठीक है। चलिए, और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली अगर आपको क्लियर नहीं हो तो एक बार फिर से बोलूँ कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करना और अपने आप को अंडर से मोटिवेट करना टू बी एबल टू डील विद व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस और विसल ब्लोइंग की। तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जो है, इसका मतलब होता है कि वर्क प्लेस में फेयरनेस की परसेप्शन, एम्प्लॉयज फील करते हैं कि डिसीजंस, रिवॉर्ड्स, प्रोसेस और ट्रीटमेंट कितने फेयर होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के काफ़ी टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो आउटकम बेस्ड फेयरनेस होता है, जैसे सैलरी, प्रमोशन, रिवॉर्ड फेयर है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका प्रोसीजरल जस्टिस मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितना फेयर है, कंसिस्टेंट और अनबायस्ड है, ठीक है। देन यू हैव इंटरैक्शनल जस्टिस, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन और बिहेवियर के थ्रू कितना रिस्पेक्टफुल जो है वो ट्रीट किया जाता है, दैट, ओके। देन यू हैव योर इंफॉर्मेशनल जस्टिस, जहाँ पे डिसीजंस का एक्सप्लेनेशन कितना क्लियर, ऑनेस्ट और एडिक्वेट दिया गया है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर आता है आपका विसल, अब हम जो अगला टॉपिक है उस पर जाते हैं, जो कि आपका विसल ब्लोइंग। तो विसल ब्लोइंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अनएथिकल, इलीगल या हार्मफुल एक्ट्स को रिपोर्ट करना, या तो इंटरनल अथॉरिटीज को या एक्सटर्नल बॉडीज को, ठीक है। अब विसल ब्लोइंग जो है वो कई तरीके की हो सकती है। पहला इंटरनल विसल ब्लोइंग, कंपनी के अंदर ही सुपरवाइजर, एचआर, एथिक्स कमिटी को रिपोर्ट करना दैट थिंग्स आर नॉट लीगल और हार्मफुल और अनएथिकल व्हाटएवर, ठीक है। देन यू हैव एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, जहाँ पे आप गवर्नमेंट बॉडीज को और मीडिया को, रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं इनको जाके कंप्लेन कर सकते हैं अबाउट व्हाटएवर इज नॉट गुड, ओके। फिर है आपका ओपन विसल ब्लोइंग, ठीक है, जहाँ पे विसल ब्लोअर अपनी आइडेंटिटी रिवील करके कहीं भी जो है आपकी चीजों को जो है वो कॉल आउट कर दे, ठीक है। फिर है आपका अनोनिमस विसलिंग, जहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो, बट योर व्हाटएवर टी दैट इज स्पिल्ड, ओके। देन पर्सनल वर्सेस इम्पर्सनल विसल, तो पर्सनल में बेसिकली जब इंडिविजुअल को हार्म हो, और इम्पर्सनल जब सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशनल को हार्म हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पर्सनल विसल होता है। वेर एज जब इंडिविजुअल हार्म हो तो पर्सनल विसल होता है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो विसल ब्लोइंग को सपोर्ट करती हैं, वो देख लेते हैं। एथिकल और ट्रांसपेरेंट कल्चर, ठीक है। उसके अलावा लीगल, मतलब बेसिकली किसी भी एनवायरनमेंट पे अगर वो एथिकल हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा है, लीगल प्रोटेक्शन और पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनका रिपोर्टिंग चैनल कॉन्फिडेंशियल और सपोर्टिव लीडरशिप है, तो वहाँ पे आप जो है विसल ब्लोइंग को एज अ एसेट और इम्प्रूवमेंट की टूल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज देख लेते हैं जो जनरल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइन है कुछ, फ्रॉड प्रिवेंशन एक्ट है, एंटी करप्शन और एथिक्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, और ये सब इसलिए बेसिकली इंटरनेशनल गाइडलाइन है जैसे OECD एथिक फ्रेमवर्क, ठीक है, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट रिपोर्टिंग लॉज हैं, ठीक है। तो ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे विसल ब्लोअर जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद इन दीज लॉज, ठीक है, जो ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब आगे की टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं HRM विच इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके कॉन्सेप्ट्स, पर्सपेक्टिव्स, इन्फ्लुएंसेस और रीसेंट ट्रेंड। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को हायर, डेवलप, मोटिवेट और रिटेन करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ पर्सपेक्टिव HRM के। तो पहला है आपका हार्ड HRM जो मिशिगन मॉडल में डिस्कस किया गया था। तो एम्प्लॉयज को रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, जहाँ पे फोकस जो है आपका कंट्रोल पे होता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर होता है, ठीक है। फिर आपका सॉफ्ट HRM जो हार्वर्ड मॉडल है और ये बोलता है कि एम्प्लॉयज जो है वो एसेट्स होते हैं रादर देन अ रिसोर्स, और यहाँ पे फोकस जो है वो उनकी मोटिवेशन, कमिटमेंट और डेवलपमेंट पर होता है, ठीक है। फिर आपका स्ट्रैटेजिक HRM जहाँ पे HR पॉलिसीज को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन किया जाता है, ठीक है। और लास्टली आपका इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल HRM, तो यहाँ पे क्रॉस कल्चरल वर्कफोर्स, ठीक है, ग्लोबल लेबर लॉस को मैनेज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑन HRM। तो मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके का होगा, कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, टेक्नोलॉजी, वर्क स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है इंटरनल इन्फ्लुएंस होती है। वेराज एक्सटर्नली जो है वो आपकी गवर्नमेंट लॉज, लेबर मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजों से जो आपका HRM वो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अब HRM में कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं जैसे कि डिजिटल एंड HRM सिस्टम और रिमोट और हाइब्रिड वर्क स्ट्रैटेजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इन HR फंक्शन, रेस्ट आर ऑल्सो मेंशन, प्लीज पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कि जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया है वो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंक्लूड करने के लिए व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स विद इन HRM, ठीक है। आगे भी कुछ यूनिट में ये टॉपिक को बहुत ही डेलिबरेटली डिस्कस किया गया है, तो हियर आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स बट विल still do it in brief as I'm covering the entire syllabus in every unit। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट स्किल्स के साथ राइट टाइम पर इंश्योर करती है, ठीक है। तो इस प्लानिंग प्रोसेस में बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालाइज करना, वर्कफोर्स ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है आपका डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज और किस स्किल की जरूरत होगी ये प्रोडिक्ट करना। फिर आता है आपका सप्लाई फोरकास्टिंग, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में कितनी अवेलेबिलिटी है, स्किल्स, प्रमोशन, रिटायरमेंट, टर्नओवर एक्सेट्रा, ये सारी। और फिर गैप एनालिसिस, मतलब डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस, मतलब शॉर्टेज या सरप्लस जो है उसको आइडेंटिफाई करना। और फिर आता है आपका एक्शन प्लान डेवलपमेंट, अगर शॉर्टेज है तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, अगर सरप्लस है तो रीडिप्लॉयमेंट, रीट्रेनिंग या अर्ली रिटायरमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को करना, ठीक है। और लास्टली आप जो है अपने प्लान को मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे और रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि सूटेबल एप्लीकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करें। ये टैलेंट पूल क्रिएट करते हैं जिसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो चूज किए जाते हैं। ऑल्सो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेज जो आप ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही करें, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज में आपके प्रमोशन आ जाएंगे, ट्रांसफर्स आ जाएंगे, इंटरनल जॉब पोजिशनिंग आ जाएगी, एम्प्लॉय रेफरल आ जाएंगे, री एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो आप
ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी जो जुड़े लोग हैं उनसे रिलेटेड ही रिक्रूटमेंट करें और कोई भी नया इंसान बाहर से हायर ना करें. सो दैट इज योर इंटरनल सोर्सेज. रेस्ट यू हैव एक्सटर्नल सोर्सेज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं, ठीक है, और इनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग people whom you require to fill in the form etc for whatever job you're offering it. और फिर उसके अलावा आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के कैंपस से जाके हायर कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो थर्ड पार्टी फर्म्स होती हैं जो स्क्रीन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखती हैं एंड देन दे कैन रेफर यू डायरेक्टली. फिर जॉब पोर्टल्स होते हैं ऐसे ही जैसे कि लिंक्डइन वगैरह हो गया. फिर आपका सोशल मीडिया हायरिंग होता है, लोग डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं इन देयर सोशल मीडियाज. एंड देन वॉक इन और जॉब फेयर्स, ये सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की. सिलेक्शन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट में से बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स जो हैं उसको चूज करती है. रिक्रूटमेंट पूल बनाता है बेसिकली और सिलेक्शन उस पूल से राइट पर्सन पिक करता है. ऑल्सो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज ऑफ वेरियस सिलेक्शन एंड रिजेक्शन थिंग हैपनिंग हियर. ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉमन सिलेक्शन टूल पे. पहली बात तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जिन लोगों ने एप्लीकेशन भरा है उसमें से चूज कर लेने का. फिर आप अगर फर्दर मोर रिक्वायरमेंट है तो यू कैन टेक टेस्ट ऑल्सो. दैट कुड बी एप्टीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनालिटी टेस्ट एक्सेट्रा, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर जजिंग द इंडिविजुअल वेदर दे आर फिट फॉर द पर्टिकुलर जॉब यू ऑफरिंग और नॉट. उसके बाद इंटरव्यूज आ जाते हैं जो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, पैनल में हो सकते हैं, ठीक है. फिर आपका आ जाएगा ग्रुप डिस्कशन मेथड जहाँ पे यू आर असेसिंग एन इंडिविजुअल इन यूज इन बेसिकली ग्रुप डिस्कशन राउंड जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ जो है वो जज करके सिलेक्शन करेंगे. फिर आ जाएगा आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेकिंग वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है. उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर. यू कैन ऑल्सो ट्रीट देम एज लिटरली स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है. फिर आ जाते हैं हम इंडक्शन और ओरिएंटेशन पे. इंडक्शन या ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है. पॉलिसीज, कल्चर, जॉब रोल, कलीग्स, एक्सपेक्टेशन सब एक्सप्लेन किए जाते हैं यहाँ पे उनको. उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इंसान को जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने का, ओरिएंट करने का, वो ये होता है कि उसकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसको उसके रोल की क्लैरिटी देना, ठीक है, और वो जो भी है एडजस्टमेंट जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो कर पाए, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को समझ पाए और साथ ही साथ जो है उसका जो अपने हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करे एम्प्लॉय, और वर्क एडजस्टमेंट जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाए, ठीक है. इसलिए जो है इंडक्शन और ओरिएंटेशन किया जाता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ विल सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो ट्रेनिंग का बेसिकली एम्प्लॉयज को करेंट जॉब के लिए स्किल डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है ट्रेनिंग. और डेवलपमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म चीज़ है जो ग्रोथ के लिए होती है, फ्यूचर रोल्स, लीडरशिप और करियर प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की. तो ट्रेनिंग दो तरीके से हो सकती है. एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरी होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप एम्प्लॉय को रियल वर्क एनवायरनमेंट में सिखाते हैं, ठीक है. जैसे कोचिंग हो गया, आपका जॉब रोटेशन हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, ठीक है, इंटर्नशिप, मेंटरिंग, ठीक है, अंडर स्टडी मेथड, ये सब आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तरीके हैं जहाँ पे एम्प्लॉय इज लर्निंग वाइल डूइंग, ठीक है. फिर अगला है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ये मेथड बेसिकली तब यूज किया जाता है जब ट्रेनिंग वर्क से दूर कंडक्ट होता है. ये बेसिकली लर्निंग फोकस्ड एनवायरनमेंट के थ्रू होता है, ठीक है. एंड इसमें आपके एग्जांपल हो जाएंगे क्लासरूम लेक्चर्स, केस स्टडीज, रोल प्ले, ठीक है. ई लर्निंग हो गया आपका, वेस्टिबल ट्रेनिंग हो गया. वेस्टिबल ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है जो आपके रियल वर्क प्लेस के जैसा होता है, सो दैट आप वहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर पाएं. जैसे कि पायलट्स होते हैं वो फ्लाइट सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करते हैं, नॉट ऑन रियल फ्लाइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो ये सारी जो ट्रेनिंग है वो आपकी लर्निंग अवे फ्रॉम वर्क होती है, विच आर बेसिकली ट्रेनिंग यू टू बी एबल टू परफॉर्म once you are actually positioned into wherever you are supposed to do the work, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब हम बात कर लेते हैं जॉब एनालिसिस की। तो जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायर्ड स्किल्स, वर्किंग कंडीशन और एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी जॉब एनालिसिस है उसके दो आउटपुट होते हैं, पहला है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जॉब के टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मतलब व्हाट द जॉब इज, जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब किस चीज के बारे में, जॉब क्या है बेसिकली, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो भी जॉब आपको डिस्क्राइब की गई है उस जॉब को पूरा करने के लिए आपके पास एज एन इंडिविजुअल क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, हु शुड डू द जॉब इज रिटन विद इन जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके रिक्वायर्ड स्किल्स, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज एक्सप्लेन की जाती हैं टू बी एबल टू डू द जॉब डिस्क्राइब टू यू। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ बोथ डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, एंड फर्दर डिस्क्रिप्शन इज व्हाट द जॉब इज एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज हु शुड डू द जॉब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है अगेन, जिसमें डिफरेंट जॉब्स का रिलेटिव वर्थ जो है वो डिटरमाइन किया जाता है ताकि फेयर वेज स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन कर सकें। ठीक है, अब जॉब इवैल्यूएशन में आप जॉब बेसिकली सीधे सिंपल समझिए कि जॉब जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उस जॉब की वर्थ क्या है रिलेटिवली, जिससे कि आप कंपनसेशन वगैरह और उस जॉब में आपको कितना फेयर वेज है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर जो है आप वो डिज़ाइन कर पाएं। अब इसके दो मेथड होते हैं ये सब डिसाइड करने के, पहला आपका नॉन क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो क्वांटिटी जो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स है उसमें आप क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव असेसमेंट मतलब कि आप क्वालिटी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि जो जॉब इवैल्यूएशन है वो किस तरीके का होगा। तो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में पहला आ जाएगा आपका रैंकिंग मेथड, जो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट इंपॉर्टेंस के बेसिस पर रैंक कर दीजिए एंड देन यू कैन डिसाइड फर्दर। ठीक है, फिर है जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड, जो आपको प्री डिफाइंड क्लासेस या ग्रेड्स में ग्रुप किया जाता है टू बी एबल टू एग्जैक्टली लोकेट व्हाट द जॉब इवैल्यूएशन इज गोना लुक लाइक। ठीक है, फिर है आपके कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स जिनको हम साइंटिफिक मेथड्स भी बोलते हैं, और ये इसमें आपको न्यूमेरिकल असेसमेंट जो है किसी जॉब की करनी पड़ती है। तो उसमें पहला आता है आपका पॉइंट रेटिंग मेथड या पॉइंट फैक्टर मेथड। इसमें हर जॉब को पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, और उसके टोटल पॉइंट्स जो बनते हैं वो जॉब की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, स्किल्स, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। फिर है आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जॉब्स को कंपेंसेबल फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है, जैसे कि आपको लाइफ स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जो है उस जॉब में पर्टिकुलर लगानी पड़ेगी, उस बेसिस पे जो है आपका फैक्टर कंपैरिजन मॉडल जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंपनसेशन मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फेयर, कॉम्पिटिटिव और मोटिवेटिंग पे एंड बेनिफिट सिस्टम जो है वो डिजाइन करती है। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपनसेशन मींस बेसिकली आप जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो उसको पैसा कैसे दोगे, उसके दो कंपोनेंट होते हैं मेजरली, जो होता है आपका डायरेक्ट पे। ठीक है, तो डायरेक्ट पे में आपकी बेस सैलरी, वेजेस, बोनसेस, इंसेंटिव्स, कमीशन, अलाउंसेस, जो बेसिकली उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे टू डू द जॉब, जो कि कैश और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं आपके सीधे सीधे, उनको हम डायरेक्ट पे बोलते हैं। ठीक है, और फिर कुछ होते हैं आपके इनडायरेक्ट पे, जो आदमी को सीधे तो पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन बेनिफिट्स जो हैं मॉनेटरीली भी हो सकते हैं इक्विवेलेंट, और आपके डायरेक्ट कंपनसेशन से और कैश से डिफर करते हैं। जैसे कि आपके लिए एम्प्लॉय के लिए हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस होना, प्रोविडेंट फंड में उनके लिए पैसा जो है सेव होना, उसके अलावा पेड लीव उनको देना, वेकेशन, सिक लीव जहाँ पे उनके पैसे ना काटे जाएं, ये सारी चीजें जो है इनडायरेक्ट पे के अंदर आती हैं, जिनको आप बेनिफिट्स और सर्विसेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली एज कैश और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक है, और भी चीजें हो सकती है जैसे अलाउंसेस हो गए, आपके परक्विजिट्स हो गए, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, अब
कॉम्पनसेशन जो है वो किस तरीके से डिसाइड होगा और किसको क्या पे मिलेगा, उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जॉब की वर्थ क्या है, या आप जॉब इवैल्यूएशन के रिजल्ट से जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक्सटर्नल मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, और जॉब्स कम है, तो ऑब्वियसली कंपनसेशन लो होगा, इसका वाइसा वर्सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है और वो कितना पे कर सकती है किसी को, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके अलावा जो आपकी वैल्यू एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अलावा ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। उसके अलावा लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ फिक्स वेज तो नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नॉर्म होना या लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होना जिससे कम आप पे ही नहीं कर सकते, तो दैट ऑल्सो रेगुलेट्स। एंड लास्टली कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड यूनियन अग्रीमेंट्स, कि जिसको भी आप ये चीज ऑफर कर रहे हैं, पेमेंट ऑफर कर रहे हैं, वो इस चीज को लेके सेटल्ड है या नहीं है, ठीक है। मतलब आप जो है नेगोशिएशन पे प्रॉपरली आ पा रहे हैं विद यूनियन अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, तो ये चीज भी जो है कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे। बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट, आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। इस सीरीज से हम हर चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर पेइंग अटेंशन टू एवरी सिंगल डिटेल, एवरी सिंगल टॉपिक विद इन योर सिलेबस टू बी एबल टू रिवाइज इट इन अ वेरी हॉलिस्टिक मैनर। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ रिवाइज करिएगा। चीज़ें मुश्किल नहीं है। यूजीसी net exam is all about consistency, practice, revision, and cracking and decoding the cycle of PYQs and etc. ठीक है, it is nothing very nothing very difficult honestly, और मुझे भरोसा है कि आप डेफिनेटली एग्जाम जो है वो कर पाएंगे। हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। आगे पूरा जो है मैनेजमेंट का रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि आप आगे की वीडियोस भी देख पाएं। अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा, है ना। चलिए।